आज हमारा है 4th लेक्चर और जो षट कर्म है अभी तक जो हमने कंप्लीट किया उसके बाद में जो दो चीजें हमारी बचती हैं। हम अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, कोई एक पूरी तरह से बता दीजिए जिसे पूरा पता हो। सिर्फ टॉपिक्स बता दीजिए कि कौन कौन से कवर किए। अभी हमने देखा ही था। पद्मा जी आप बता दीजिए फटाक से। जी मैम। वस्त्र धोती, वमन धोती, दंड धोती, शंख प्रक्षालन, नेति, कपाल भाती। तो कौन सी दो चीजें बच गई हैं अब हमारी? बचती हैं एक तो अग्निसार। नौली। त्राटक बच्चे हैं, त्राटक भी बचा है ना। हाँ, अग्निसार भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सिर्फ नौली और त्राटक, ये दो क्रियाएं जो हैं वो बची हैं, उसको हम आज करते हैं। तो ये मैं स्क्रीन पे इतना ज्यादा तो नहीं है अभी, लेकिन नौली आप में से किसी को पता है किस तरह की क्रिया है नौली? एनीवन? यस मैम, ये स्टमक मतलब पेट की ही क्रिया है। इंटेस्टाइन का पूरा भाग इसमें प्रभावित होता है। थोड़ा सा झुक करके जैसे अग्निसार में करते हैं, पंपिंग इन एंड आउट करते हैं अग्निसार में जिस तरह से क्रिया, ठीक उसी तरह से मतलब ठीक उस तरह से नहीं, लेकिन नौली में ये करते हैं कि इसमें होता है वाम और दक्षिण नौली के पहले भ्रमर बीच की भी होती है मैम। मतलब घुमाते हैं उसको, पेट को, और लहर की तरह उसको कुछ करते हैं मैम। हाँ, और बेसिकली उद्यान बांध भी लगाते हैं ना। हाँ, उद्यान उद्यान बंद फर्स्ट प्रैक्टिस है। पहले आपको उद्यान बंद में वो एक्सपर्टीज लानी है। उसके बाद में फिर जो है अग्निसार भी बहुत अच्छा होता है, और नौली जो है वो तभी आप कर सकते हैं। यदि आपका उद्यान बंद ठीक से नहीं लगता है या उसमें आप परफेक्ट नहीं है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस नौली क्रिया, क्योंकि ये थोड़ी सी और प्रैक्टिस मांगती है। तो नॉली इज बेसिकली इट्स प्रोसेस, और यू कैन से नॉली का जो वर्ड है ना, नॉली, द वर्ड नॉली, इट कम फ्रॉम द word, nala, which means navel region, navel string rather, है ना? Or you can say your rectus abdominal muscles, right? Your abdominal region. So nolli is a practice of contracting and isolating this muscle, rectus abdominis. So and in Ghiran Samhita, it's not nolli, it is known as loliki. But Hat Pradipika, it is nolli. So you have to do this practice when you are very much, practiced the previous this bandha, Udyan bandha. Now what you have to do, how to practice is, you have to stand erect, right, with your feet apart, like shoulder distance between the 2 feet, and or you can say 1.5 feet roughly. And then you have to place your both hands on the sides of your thigh. Very tightly you have to hold with your palms your thigh, so that your abdominal region, your chest region will be, somewhat relaxed. And you have to inhale first deeply, and then you have to forward, uh, and then you have to place your both hands, and then you have to exhale completely, and you have to pull your abdominal in by performing this Uddiyana Bandha, and then forcing this muscle, rectus abdominis, you have to pull it first upward so that they form a, central arch, and then running vertically in front of the abdomen. So, and then release this band, and then stand up and inhale slowly.
तो ये प्रोसेस आप किस तरह से इस परफॉर्मेंस को करेंगे, इसको आप उत्कट आसन भी बोल सकते हैं कि आप पहले खड़े हो जाइए, दोनों जो पैरों के बीच में शोल्डर गैप या 1.5 फीट का फासला रहेगा, दोनों जो फुट हैं आपके वो स्ट्रेट रहेंगे, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। और आपको पहले इनहेल करना है, बहुत अच्छी तरह से गहरी सांस लेना है। उसके बाद में दोनों पाम्स को आपको जो आपका थाई है, नी के जस्ट ऊपर, घुटने के जस्ट ऊपर, उसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा अपर बॉडी को बेंड करना है। ठीक है, नी को बेंड करना है, अपर बॉडी को बेंड करना है। एक तरह से ये उत्कट आसन का ही एक वेरिएशन है। और उसके बाद में आपको कंप्लीटली एक्सेल करना है, पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल देना है। और पूरी जो आपका एब्डोमिनल मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, इसको अंदर की तरफ खींचना है, उद्यान बंद लगाना है आपको। और उसके बाद में कोशिश करना है कि जो आसपास की मसल्स हैं वो सेंट्रल में आ जाए। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होती है, एकदम से नहीं आता है ये। तो इस तरह से आपको फर्स्ट स्टेज में तो ऐसा ही करना है कि आपको सेंट्रल में लेके आना है। उसके बाद में फिर जब आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिस आपसे ठीक से हो, तो आपको कोशिश करनी है जो सारे जो अंदर की मसल्स हैं वो आप दक्षिण में लेके, दक्षिण का मतलब है राइट साइड लेके आइए, उसको थोड़ा सा होल्ड करिए। उसके बाद में फिर आप लेफ्ट साइड लेके जाइए, फिर वहां पर उसको थोड़ा होल्ड करिए। और उसके बाद में जब आप ये तीनों पोजीशन पे मसल्स को थोड़ी इकट्ठा करके एक साथ लाके और थोड़ा थोड़ा होल्ड कर सकें, उसके बाद में ये मसल्स को रोटेट करते हैं। तो उस रोटेशन में ऑर्गन्स जो हैं वहाँ आपके जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, आपका स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, है ना, आपके लंग्स पे भी अफेक्ट आता है, पैनक्रियास पे आता है, किडनीज पे आता है। तो ये सारे जो मसल्स और ये ऑर्गन्स, ये पूरी तरह से एक बहुत अच्छा मसाज इनको मिलता है, एक बहुत अच्छा कहना चाहिए, यहाँ की जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो रेजुविनेट हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं इससे। तो इस तरह से इसको कहते हैं, जैसे आप पूरी मसल्स को राइट साइड ले गए, दक्षिण नौली होगी, लेफ्ट साइड ले गए, वाम नौली होगी, बीच में लेके आए, मध्यमा नौली होगी। और जब आप इनको रोटेट करते हैं तो ये भ्रमर नौली होती है। बेसिकली भ्रमर नौली है, ये तीनों जो हैं उसकी प्री प्रैक्टिसेस हैं। तो while doing this practice, one can look at the abdomen to see how you or any other person succeeded in his or her attempt. You have to look at your abdomen, like abdominal muscles. You have to feel the muscles contraction at that portion, whether it is at the central position or towards the right side or towards the left side. And don't feel discouraged on the failure or at the initial stage, because after so many days, or you may take 1 month or so, one will be able to control this rectus abdominis muscles. And those who do this particular exercise should take food accordingly, light food, very light food to digest, because your abdominal region will be, or your intestinal region will be empty, so that this practice you can perform easily. So middle rotation, right rotation or left rotation, Madhyam Noli, Dakshin Noli and Vama Noli. So these are the 3 pre-practices, variations you can say. And then after you will become, you make yourself perfect in these 3 types of variations of Noli practice, then you can do Bhramar Noli, because in Madhyama Noli you have to perform Udyan Bandh, then contract the rectus abdominal muscles so that they form, central arch and running vertically in front of the abdomen. And then Dakshin Noli, you have to perform this
Madhyam Noli, and then isolate the right side of your rectus abdominis, and then, contract as strongly as possible. So likewise, you have to do it, towards the left side. So left side of this rectus abdominis muscles get contracted as strongly as possible, and then return to Madhyama Nali. And likewise, you can churn or you can make the abdominal rotation, and by rolling this from Vaman to Dakshina and Dakshin to Vaman, like left to right, right to left, like that. So after the day's practice, when you will get perfect, there are so many benefits of this practice, Noli practice. But first, you must know what are the precautions. So precautions, if somebody is suffering, from the heart disease or a hernia or anything related to your abdominal region, heart region, or this hypertension or some gastric trouble, ulcers, pregnancy. So in under this condition, you should not practice this um, kriya. And if some people recovering from some internal injury or surgery, they are also, they should not perform it, this practice, because it is the practice which covers your whole abdominal region, and if there is some problem, so it's better to avoid. And then when you recover perfectly, all right, your body allows, then only you start practicing Noli Kriya. Now benefits, it is, in Hat Pradipika, it is like um, because it is related to your abdominal region, so it kindles your digestive fire, removes indigestion, sluggish digestion, and all disorders of doshas, and if your doshas are balanced, so it means you are a healthier person and health as well, so you are definitely achieve the happiness. And because there is a rolling and rotation and agitation of entire abdomen, so it massages all the organs, toning of abdominal muscles and organs, and stimulation of digestive fire, and some endocrine functions also gets regulated. Your hormones are balanced, hormones secretion, so all those benefits will achieve. तो इसको करने से आपको क्या फायदे होते हैं, उसके पहले हम देखें कि क्या नुकसान हो सकते हैं यदि आप कभी आपने प्रिकॉशंस नहीं रखी। तो क्या प्रिकॉशंस रखनी है, यदि कुछ आपको अपने पेट से रिलेटेड, जैसे एब्डोमिनल है, इंटेस्टाइन है ना, आपके हार्ट है, इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ सर्जरी हुई है आपकी या प्रेगनेंसी है, तो उस केस में आपको ये क्रिया नहीं करनी है। और यदि हाइपरटेंशन है तो भी नहीं करनी है। हार्ट से रिलेटेड यदि कोई इशू है तो भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से सारे ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यदि कोई हाइपरटेंशन है, मतलब कि आपको हाई बीपी है, तो उस केस में क्यों बहुत थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट इस प्रैक्टिस में लगता है, आपको ब्रेथ को होल्ड करना पड़ता है, तो आप ये प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। जब आप परफेक्टली ठीक हो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक काम कर रहा हो, आपके एब्डोमिनल में कोई सर्जरी या कुछ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, तब आप इसको कर सकते हैं। और यदि आप इसको करते हैं अपने रूटीन में, तो बहुत सारे फायदे होते हैं, सारे जो, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव, ये कुछ सिस्टम यदि आपके ठीक वर्क करते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन जनरेशन इन्हीं में होते हैं।
तो आपका पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो यदि अच्छे से फंक्शन करता है तो हार्मोन्स का रेगुलेशन अपने आप अच्छा होगा। और यदि हार्मोन सिक्रीशन आपका परफेक्ट है तो आपके ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में, आपके बिहेवियर में, आपका जो सोचने समझने की आपकी जो बुद्धि है उसमें, आपके काम कार्य क्षमता जो है उसमें बहुत अच्छा फर्क जो है वो आता है। अब क्योंकि ये सीधा सीधा एब्डोमिनल रीजन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उस केस में आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होगा। तो कोई कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, है ना, ये सब नहीं होगी। अब यदि ये सब चीजें नहीं है तो जो लेथार्जीनेस होती है बॉडी में वो नहीं होगी, यूरिनरी डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ठीक है। और क्योंकि पैनक्रियाज अफेक्ट हो रहे हैं तो इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो बहुत अच्छे से हार्मोनल उसके भी बैलेंस्ड होंगे, तो जो क्रूशियल जो डिसीज हैं वो होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नौली क्रिया। उसके बाद हम देख लेते हैं त्राटक। इसमें नौली का कोई फिगर नहीं था। त्राटक जो है ये भी एक बहुत अच्छी क्रिया जो है वो कही गई है। त्राटक के बारे में आप मतलब किसी को कुछ नॉलेज है तो बताए जरा, कैसी होती है, क्या होता है त्राटक में। हम एक जगह गेजिंग करते हैं अपने मतलब कंटिन्यू देखते रहते हैं बिना पल के झपका, जब हम्म तक से आपके पानी नहीं करने लगते हैं। हम्म त्राटक जो है वो अपने आय से रिलेटेड है, लेकिन है तो आय से रिलेटेड, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत जगह पड़ता है, खासकर आपके नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन पे पड़ता है। तो त्राटक जो है इट्स प्यूरिफिकेशन owning the eye muscles, and because eyes are related to your you know nerves or brain, so it directly or indirectly affect the concentration. All right, so the word tratak originated from tra, which literally means to release. So this kriya is performed for the cleansing and strengthening of eye muscles, and eyes are usually focused on a selected object, which can be a flame of a lamp or a burning candle. And this gazing on a selected object is done without blinking till the eyes start watering. All right, so it's advanced variations, involve gazing at a, portrait of some Ishtadev, or even, imagining the Ishtadev in the mind's eye. तो ये जो त्राटक की क्रिया है इसमें हमने क्या करना है, ये बेसिकली आइस के लिए है। तो आइस जो है, आपकी जो आंखें हैं उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग होती है, आपका जो आई साइट है वो अच्छा होता है, आपका जो ब्रेन पावर है, कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो है जिस तरह से पोस्चर बताया गया है कि किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ जाएंगे, यदि पद्मासन लगा सकते हैं तो ठीक है, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें बैठेंगे। कमर गर्दन को आपको सीधा रखना है, और एक कैंडल आप जला सकते हो तो उस कैंडल की फ्लेम या फिर कोई लैम्प पे आपको फोकस करना है, और वो जो लैंप है वो आपकी आईसाइट के लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। द लेवल ऑफ द फ्लेम और लैम्प शुड बी at the level of your eyes, and the distance will be approximately 1 meter, approximately 1 meter। तो उसके वहां पे आप रख दीजिए जो भी आप स्टेयर करना है, और आपको जब आप उसको देख रहे हैं फ्लेम को, तो आपको आसपास नहीं देखना है, सिर्फ उस फ्लेम को देखना है। तब तक बिना ब्लिंक किए आंखें पलके नहीं झपकानी है आपको, स्ट्रेट देखना है जब तक कि आंखों से आंसू ना आने लगे। ये एक
सिंपल सी प्रोसीजर है कि आपको ये करना है, लेकिन इसके इफेक्ट जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं। तो you have to place the burning candle or lighted earthen lamp you can use at your eye level at a distance of say 1 meter or around 2.5 feet from the eyes, at the level of the eye. And you have to sit in any meditative posture, Siddhasana or Padmasana or Sukhasana maybe, in a dark room, okay, with head, neck and back erect. And you have to close your eyes, and then you have to open your eyes and gaze at the flame or jyoti, you can say, of a burning candle or maybe lighted earthen lamp with both wide open till they get tired or tears come outside. Now you have to close your eyes and relax. And you have to repeat this exercise 3 to 4 times till one is able to fix this gauge for 10 to 15 minutes without blinking. So if the object is surrounded by many lights, so the gaze must not be deflected from the central spot. So this practice is considered successful when nothing except then the light at which the eyes are fixed is seen. No other light, no other object should be seen around it. So this is the condition. And then you have to close your eyes and keep eyes closed, and then completely, if you will be master, then it is felt that the glow of the light illuminates its own being. So this kriya is first you have to practice under the guidance of qualified yoga instructor or teacher, and then you can, if you'll get the knowledge or you'll get the proper method, if you know it, then you can do individually at your own house or at your practice place. तो आपको इसमें इस तरह से करना है, ध्यान ये रखना है कि जो भी लैंप पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो सिर्फ वही लाइट हो, बाकी पूरे कमरे में और कोई ऑब्जेक्ट आसपास ना हो जो आपको दिखे। तो इसलिए डार्क रूम में इसकी प्रैक्टिस अच्छी मानी जाती है कि आपको सिर्फ वो फ्लेम ही नजर आए। इसी से जो है आईज का कंसंट्रेशन जो है एक पॉइंट पे बनता है। एंड प्रिकॉशंस are this only, it should be dark room, calm room, quiet place, and person, if a person is suffering from some eye disease like glaucoma or chronic eye disorders, then you have to consult your doctor, or it's better not to perform this practice. And second main thing is the flame should be still. It should not flicker at all. So no fan at that time when you do this त्राटक practice. तो जब आपके इस क्रिया के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि अंधेरा रूम होना चाहिए, बहुत शांति होनी चाहिए वहाँ पे, है ना, क्वाइट होना चाहिए, काम होना चाहिए, और जो सराउंडिंग्स है, जो टेम्परेचर है आपके आसपास, वो सूदिंग होना चाहिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ठंड, बहुत गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि आपने फैन नहीं चलाना है। दिस फ्लेम शुड बी स्टिल। वो जो ज्योति है वो एक वर्टिकल एंगल पे स्टिल होनी चाहिए, इसको हिलना डुलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका फोकस जो है वो भटकता है उस चीज में। और आईज में कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। आई शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिसीज, है ना। उसमें यदि आपको कोई तकलीफ है, कैटरैक्ट या ग्लाउकोमा, ऐसी कोई दिक्कत है, तो आपको पहले डॉक्टर से चेकअप कराना है, उसके बाद में आप ये प्रैक्टिस करेंगे। Benefits from this practice, your eye becomes clear, bright,
है ना, and then it is useful in some of the treatments, some of the disease of the eyes also, and it removes drowsiness. You know, it develops spiritual powers also, and because it helps mental, peace and the mental power to develop. So you can say it illuminates the inward light, and it affects the Agya Chakra and begins to, bring the positive changes in the perception of all psychosomatic realms. And it improves your memory, concentration. ठीक है, तो what are the क्या क्या इसके फायदे हैं इस प्रैक्टिस के? तो आपकी जो आई जो है, क्योंकि आंसू या पानी इससे निकलता है, तो टोनिंग होती है मसल्स की, वो ठीक बात है, लेकिन उसके कारण जो भी मल है वहां पर वो क्लियर हो जाता है। तो जब चीजें मल निकल गया तो चीजें क्या होती हैं, ब्राइट हो जाती है ना, साफ दिखेंगी आपको। जो भी अंदर कुछ भी कचरा या अंदर कुछ भी इकट्ठा है किसी भी फॉर्म में, टॉक्सिन्स, वो बाहर आ जाते हैं, तो ब्राइटनेस बढ़ती है और डिसीज फ्री होती है आईज, है ना। जो थकान और आलसपन रहता है वो दूर होता है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेंटल आपका पावर बढ़ता है, तो स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ता है धीरे धीरे। और आज्ञा चक्र को ये इफेक्ट करता है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आपके परसेप्शन में। तो साइकोसोमेटिक जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक होते हैं और आपका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ता है। तो ये जो है आपका त्राटक प्रैक्टिस हुई। अब हम जो है सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं, आज हमारे पास में टाइम है। चलिए, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? हाउ मेनी आसन्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार? सबने सूर्य नमस्कार किया होगा, अभी भी करते होंगे, करवाते होंगे। एनीवन? 12 आसन होते हैं। 6 होते हैं। 12 होते हैं। फिर से सोच लीजिए। रिपीट होते हैं ना, 12 कैसे होगा? अच्छा, हाँ, 12 जो है उसके स्टेप्स हैं। मैंने पूछा हाउ मेनी आसन्स? हम 6 7 होते हैं ना, देखो 7 हो गए, 7। हाँ 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 7। 7 होते हैं, उसमें से 5 रिपीट होते हैं। यस, भुजंगासन इंक्लूड है। हाँ 7 + 5 = 12, ठीक है। तो ये 12 जो है स्टेप्स में होता है। तो ये 12 स्टेप्स में आधा हम कहते हैं कि ये सूर्य नमस्कार 1 कंप्लीट सूर्य नमस्कार नहीं है। सूर्य नमस्कार कंप्लीट कितने स्टेप्स में होगा? इसी को हम 12 बार और रिपीट करते हैं, है ना? पता है कि यस नहीं? यस मैम, मतलब कहते हैं कि, मतलब सुना है मैंने कि मतलब कि दोनों तरह से कर सकते हैं आप। 12 भी कर सकते हैं, आप 24 भी कर सकते हैं। वो हर एक स्टेट के ऊपर है। ऐसा कुछ मैंने सुना था मैम। हाँ, मतलब नहीं, वो होता तो 24 स्टेप्स का ही है। वो डिपेंड करता है कि आप जो लेग अश्व संचालन में पीछे ले जाते हैं और वापस जब आप क्या कहते हैं 9th स्टेप में वापस जब आप अपना लेग को फॉरवर्ड लाते हैं, तो आप वो राइट लाओगे या लेफ्ट लाओगे, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है जो लेग पीछे ले जाते हैं वही लेग को आगे लेके आते हैं, तो और उसके बाद में फिर वो लेफ्ट के साथ करते हैं, लेफ्ट को पीछे ले जाते हैं, लेफ्ट को ही आगे लाते हैं। और दूसरा वर्जन ये है कि यदि आपने राइट को पीछे लेके गए हो तो 7th पोर्शन में आप लेफ्ट को आगे लाते हो, लेफ्ट लेग को, और उसके बाद में आप लेफ्ट को पीछे ले जाते हो और 9th में राइट को आगे लाते हो। तो कुछ भी तरह से आप कर लीजिए। जो स्टेप्स होते हैं 1 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार, इट इज अ ग्रुप ऑफ 24 स्टेप्स।
24 स्टेप्स होते हैं इसके और 7 आसन्स होते हैं। ये जो देयर आर वेरियस वेरिएशंस ऑफ सूर्य नमस्कार, बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन जो जनरल जो हम पढ़ते हैं या हम करवाते हैं फर्स्ट उसमें, तो ये जो सूर्य नमस्कार आपको सामने दिखाया है यही कराते हैं। और ये जो है अकॉर्डिंग टू बिहार स्कूल ऑफ योगा का डिजाइन किया हुआ है। तो यही आसन होंगे, जैसे कि नमस्कार आसन है, हस्तोत्तान है, पादहस्त है, अश्व संचालन है, देन पर्वत आसन है, उसके बाद में अष्टांग नमस्कार है, फिर भुजंग है ना। उसके बाद में फिर से रिपीटिशन है पर्वत का, अश्व संचालन, पादहस्त आसन, हस्तोत्तान और नमस्कार आसन में आप 12 स्टेप्स को एंड करते हैं। और जब आप कंटिन्यूएशन में करते हैं तो ये नमस्कार आसन आप बार बार नहीं करते, डायरेक्ट हस्तोत्तान से आप पादहस्त आसन में आके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे जो लोग 21 टाइम्स करते हैं, 50 टाइम्स करते हैं, 108 टाइम्स करते हैं, तो उस केस में नमस्कार आसन बार बार हम नहीं करते। यहीं से ही जो है आपका 11 से ही आप 3 में आ जाते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, वेयर यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सूर्य नमस्कार, कहाँ मिलता है? किसी टेक्स्ट में पढ़ा है क्या आपने? मैम याद नहीं, आसन बंद मुद्रा वाले में याद नहीं आ रहा। नहीं, मैंने टेक्स्ट पूछा है। टेक्स्ट का मतलब है जो आपका हठ योगिक टेक्स्ट है या आपने जो भी पढ़े हैं टेक्स्ट, उनमें कहीं पे मिलता है क्या आपको? नहीं मैम। हाँ, ये नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो है ये वैदिक पीरियड से इसकी प्रैक्टिस जो हमारे सेज हैं या ऋषि मुनि हैं वो करते आ रहे हैं। नाउ द सूर्य नमस्कार means the Sanskrit name Surya. Surya means sun, or Namaskar means salutation. So sun salutation. Now Surya Namaskar has been handed down, from the sages of Vedic age, and this symbolizes spiritual consciousness. And in ancient time, it was worshipped, on a daily basis. So the sun represents Pingala or Surya Nadi. Or are you aware of this? Yes, ma'am. Yes. Okay. तो जो सूर्य नमस्कार है इसका किसी टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वैदिक टाइम से जो है जो हमारे ऋषि मुनि हैं ये इसको परफॉर्म करते आ रहे थे, क्योंकि सूर्य को प्राण भी कहा गया। आपने वेद उपनिषद सब पढ़ रखे हैं, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन नहीं है। तो सूर्य को ही भगवान की तरह वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वर्शिप करते थे। और क्योंकि जो इसीलिए उन्होंने एक नाड़ी को सूर्य नाड़ी बोला, पिंगला नाड़ी जिसको हम बोलते हैं, है ना। कौन सी तरफ की होती है वो? राइट तरफ। राइट तरफ, है ना। क्योंकि दिस सूर्य नाड़ी, दिस इज द प्राणिक चैनल विच कैरीज द वाइटल फोर्स, और यू कैन से लाइफ गिविंग फोर्स, क्योंकि इसी से जो है हमारे शरीर में तेज आता है, शक्ति आती है ना, उष्णता आती है, आप ये समझ सकते हैं। So now this Surya Namaskar comprises of dynamic group of asanas, and is not traditional part of any Hatha yogic practices, but it was added to the original asana group later. And but because it is a effective way of loosening up, stretching and massaging, toning of all the joints, muscles, and internal organs of the body. So it is said that if you perform some sets of Surya Namaskar daily, you can keep yourself away from various diseases, because the whole body gets a, nice stretch, and organs, internal organs get a massage, your chest get open, your bending, your postures get improved,
तो ये जो सूर्य नमस्कार के जितने भी सेट्स हैं, ऐसा कहते हैं कि यदि आप रोज इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके जो सारे जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होती है और वो अच्छे से उनकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी एक तरह से इन्वॉल्व होती है। अपर बेंडिंग भी है, मतलब कि फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है ना। पूरी तरह से आप फॉरवर्ड बेंड होते हो, स्ट्रेच होते हो, पूरे लंग्स ओपन अप होते हैं, एब्डोमेन पे पूरा स्ट्रेच आता है, आपके लेग मसल्स की जो है टोनिंग होती है, आपके हैंड्स जो हैं, शोल्डर्स जो हैं, नेक जो है, वो सारा ही जो है अफेक्ट होता है इससे। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है वो मानी जाती है। यदि आप एक यौगिक प्रैक्टिशनर हैं, योगा प्रैक्टिशनर हैं, तो अपनी साधना का एक पार्ट जो है वो सूर्य नमस्कार को आपको जरूर देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट साधना, you know, and it also helps in your spiritual practice, because it includes asanas as well as pranayama as well as mantras and meditation techniques too. Because इसमें जो हम आसन तो करते हैं, साथ में हम मंत्र भी बोलते हैं और ब्रीदिंग के साथ करते हैं, तो प्राणायाम भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। आप इनहेल करते हुए कुछ आसन करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के समय में आप एक्सेल करते हुए करते हैं। तो जब भी आप आसन कर रहे हैं सूर्य नमस्कार में और चेंज कर रहे हैं आसनों को, ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज होता है। तो आपका जो ध्यान है वो पर्टिकुलर चक्र पे रखता है, मंत्र पे लगता है, इसीलिए ये मेडिटेशन के लिए भी यूजफुल है। और इसमें जो भी आसनास हैं, इट्स एक्सेलेंट ग्रुप ऑफ आसनास with which to start your morning practice, because you know, sun is a great source of your solar energy, to give your solar energy to your body, which flows through the Pingla Nadi. And the regular practice of Surya Namaskar regulates Pingla Nadi, whether it is underactive or overactive. It is balanced if you do Surya Namaskar, because the regulation of this Pingla Nadi leads to balanced energy system at both mental and physical levels. So you can say this Surya Namaskar generates prana, the subtle energy which activates your psychic body and your physical body, and its performance in a steady rhythmic sequence reflects the rhythm of universe and this 24 hours of the day, the 12 zodiac phases of the year, and the biorhythmic of your body. सो दैट वे, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार यदि आप डेली करते हैं अपने प्रैक्टिस में, इसको इंक्लूड करते हैं, तो जो वाइटल फोर्स है, जो आपकी प्राण शक्ति है, वो बढ़ती है। और यदि आपकी पिंगला नाड़ी हो या आपकी ईडा नाड़ी हो, या आप कह सकते हो कि गरम या फिर ठंडा, जो भी है, यदि आप एक्सट्रीम है वो, यदि आपकी प्रकृति जो है वो उष्ण है ना, जो पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, तो भी दिक्कत है, अंडर एक्टिव है तो भी दिक्कत है। तो इसको ये करने से वो बैलेंस होती है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर यदि आती है, उष्णता यदि आपके अंदर नहीं है और वो सूर्य नमस्कार करने से आती है, तो आपकी एक्टिविटी है ना, आपका मेंटल पावर, फिजिकल पावर जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं सूर्य नमस्कार के। अब इसमें किन को नहीं करना चाहिए। So contradiction indications, the practice of this Surya Namaskar should not be done if somebody is suffering from fever or some inflammation or boils or rashes, because excess toxins in the body, it creates some problem. So the first toxins have been eliminated and then you can resume your practice. तो इस तरह से सूर्य नमस्कार जो है, बिकॉज सूर्य नमस्कार इंक्लूड सम सेमी इन्वर्टेड पोस्चर्स, सो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ कि
the people suffering from high BP or coronary disease, artery disease, or by those who have had a stroke or some, as it may be, overstimulated or damage of some weak heart or blood vessel system. So this practice should be avoided. And also in case of hernia or intestinal disease like ulcers or tuberculosis. So you have to consult your, medical expert before commencing this practice. And if you are having slip disc or sciatica, so you have to, manage it through some alternative asana program. So, of course, during the menstruation cycle or pregnancy, this practice should be avoided, or you have to do under some expert, and because you have to, the care should be taken if you are suffering from or you are having some, problems related to your abdomen or, or some joints or, some urinary infection. In that case, you have to consult the expert or, your doctor. So we can't start because time is about to over. So we'll do all the asanas, their mantras and chakras and details of all 12 postures in tomorrow's class. So, Yes, ma'am. oh, yes. Anything which is troubling you or you'll not get, you can ask.